हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट एकेडमी। और आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस है और 3 के 3 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सॉल्यूशन पूरा अच्छे से आप समझ पाएँ। तो अभी अपन बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन जो है वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखो, जो सेकंड 3.5 एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो है उसका सेकंड क्वेश्चन लेके आए। तो फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इसको एक फार्मूले की फॉर्मुलेट यानी कि जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में आपको लेके आना है। और दूसरा जो है आपको क्या करना है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हालांकि इतना कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर भी चुके हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप ध्यान रखना, आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपने जो है अपन जो है पीछे क्वेश्चंस किए थे, शायद एक रेलगाड़ी वाला यानी कि ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस अपन ने किए थे। तो उन क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि जब अच्छा वो कार वाला था, हाँ, कार ए और कार बी, रेलगाड़ी का भी होगा शायद। तो देखो, अगर है ना कोई भी रेलगाड़ी या कार, ये जो व्हीकल्स है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, जैसे मान लो एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, तो इनकी जो स्पीड होती है ना वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इनकी स्पीड हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, इस तरह से, है ना। ट्रेन, बस, कार, बाइक वगैरह, इनके केस में या फिर कोई दो आदमी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। आप खुद सोचिए कि ये इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनकी स्पीड ऑब्वियसली ऐड होगी ही ना, क्योंकि स्पीड ऐड होगी तभी तो ये जल्दी जल्दी पास आ पाएंगे, है ना। मतलब स्पीड ऐड हो गई यानी कि स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है जल्दी मिल जाएंगे, और आपको पता ही है कि ये अब जल्दी मिल जाएंगे। दूसरी बात, सेकंड बात क्या है कि अगर मान लो एक की डायरेक्शन है इस तरफ और दूसरी भी डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक ट्रेन है या एक कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो, अब पीछे वाले को आगे वाले को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। स्पीड इस केस में तो ऐड होती है और इस केस में जो है स्पीड क्या होती है, माइनस होता है ना। यानी कि मैं यहाँ पे अब पूरा इसको जो शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन आती है, किस केस में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये जो अपने गाड़ियाँ वगैरह होती है इस बारे में बात कर रहा हूँ। सेम डायरेक्शन होगी तो आपकी जो स्पीड है वो माइनस होगी। और अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट यानी कि ये वाली, मतलब एक इधर तो एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन कभी भी होती है तो उसके अंदर स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है ना, यानी कि प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है ना। तो हालांकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये आपके इस क्वेश्चन से है तो रिलेटेड, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ये यूज़ नहीं लेंगे, क्योंकि अभी अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम की बात हो रही है ना। ये क्वेश्चन आपके बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का है, तो उसकी बात हो रही है। तो अब अपन जो है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था, अब देखो बोट एंड स्ट्रीम के केस में है ना, तो बोट एंड स्ट्रीम के केस में देखो क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप मान लो किसी नदी के अंदर तैर रहे हो ना, तो नदी के अंदर अगर आप
तैर रहे हो तो देखो एक चीज़ आप सोचो, जैसे पानी का जो बहाव है वो इस डायरेक्शन, मतलब पानी जो है ना वो इस डायरेक्शन में बह रहा है ऐसे, है ना। अब आप मान लो इसके अंदर तैर रहे हो, है ना, आप मान लो ये आप इसके अंदर इस तरह से, ये जो आप इसके अंदर तैर रहे हो, अगर आप इसके अंदर तैर रहे हो और वो भी आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, मतलब पानी की डायरेक्शन भी इसी में है, यानी कि जो करंट है, जो आपके स्ट्रीम है, स्ट्रीम कह दो करंट कह दो, एक ही बात है, उसकी डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन भी जो है एक ही तरफ है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो क्या आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी या आपकी स्पीड कम हो जाएगी? देखो सोचो अगर आप दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, मतलब आप इसी डायरेक्शन में तैर रहे हो और इसी डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो ऑब्वियसली दिखती सी बात है जो स्पीड होगी ना वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में, ऐड हो जाएगी, यानी कि सॉरी पॉजिटिव नहीं, ऐड हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए नदी का पानी ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में, यूँ, है ना, ऐसे बह रहा है, और आप मान लो ऐसे तैर रहे हो इस तरह से, ठीक है, आप मान लो ये आप हो तो आप मान लो इस तरह से इधर इधर तैर रहे हो। अगर आप इधर तैरोगे यानी कि आपकी डायरेक्शन हो गई ये, तो देखो पानी का बहाव इधर, आप जा रहे हो इधर, यानी कि ये तो बात हजम नहीं हो रही है कि ये स्पीड से चला जाएगा, क्योंकि आप खुद एक चीज़ सोचिए कि नदी का पानी जब इधर आएगा तो वो तो इसको धक्का देगा कि नहीं भाई तू तो वापस पीछे जा, लेकिन ये क्या कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं आगे आऊँ, है ना। तो यानी कि स्पीड क्या हो गई इस बंदे की, इस केस में तो इस बंदे की स्पीड क्या हो गई, बूस्टअप हो गई, ऐड हो गई, है ना, बूस्टअप हो जाएगी, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ये पीछे से धक्का लगाएगी और ये खुद भी इधर जाना चाह रहा है, तो मतलब स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ भी हो जाती है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, स्पीड जो है इंक्रीज़ हो गई। इस केस में क्या है कि पानी की डायरेक्शन ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, तो इस आदमी की जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, है ना, स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम कब होगी, जब जो है इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना, स्पीड कम कब हो जाएगी, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना, अपोजिट हो गई तो इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, इसकी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि माइनस हो जाएगी। अब आप इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर लो तो आपको एक्चुअल स्पीड का पता चल जाता है। इसकी स्पीड आएगी, किसकी स्पीड जो है इसकी आएगी, जो तैर रहा है ना इसकी स्पीड आएगी तो इस केस में जो स्पीड क्या हो जाएगी आपके, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं दोनों को साथ के साथ आपको एक कंपेयर करके बताता हूँ, कंपैरिजन बताता हूँ। देखो देखो फर्स्ट ये वाला देखो, इसके अंदर देखो ये स्ट्रीम जो नदी के पानी की डायरेक्शन है वो इधर, और आदमी जा रहा है इधर, इसमें स्पीड देखो इधर, और मतलब इसके अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो अगर ये होता है बस, कार, ट्रेन, बाइक या दो आदमी ऐसे आ रहे हैं तब तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम के केस में ऐसा नहीं है, इस केस में उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि आप खुद जान सकते हो कि जो पानी है, पानी का बहाव इसको रोकता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है उसको धीमा करता है, इसलिए क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन हो, है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, जैसे ये भी इधर जाना चाह रहा है और ये भी इधर जाना चाह रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम अगर पानी के अंदर है जब, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी इसको इधर धक्का लगाएगा और ये भी इधर जाना चाहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन इस केस में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, मतलब इसका चोर पुलिस वाला खेल है ना, चोर पुलिस वाला, चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, तो इसको लेट पकड़ पाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि चोर भी इधर आ रहा है और पुलिस भी इधर आ रही है, मतलब एक दूसरे के सामने सामने आ रहा है, इधर से चोर आ रहा है, इधर से पुलिस आ रही है ना, तो इसका मतलब फिर उसको जो जल्दी पकड़ लेंगे वो, है ना। अब अगर ऐसे भाग रहे हैं कि चोर भी इधर भाग रहा है और पुलिस भी इधर भाग रही है तो उसको लेट पकड़ पाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो आपके जो आज जो काम की चीज़ है वो ये वाली है, बोट एंड स्ट्रीम वाली, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब जो है अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कह रखा है कि रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। मतलब कि क्या कह रहा है वो कि ऋतु है जो कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब वो जो है ना 20 किलोमीटर, देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम की डायरेक्शन के अंदर,
मतलब जिस तरफ नदी बह रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है उधर की डायरेक्शन में, तो उसको तो अपन तब बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। और जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, मतलब तैरने वाला इधर और स्ट्रीम इधर, तब अपन उसको बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम बोलते हैं ना। तो और आप डेटा से भी आप पता कर सकते हो, जैसे देखो ये 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तैर रही है ना, तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर सेम डायरेक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा पा रही है, यानी अप स्ट्रीम यानी कि अपोजिट हो गया ये, है ना। तो तो पहला जो है दे रखा है, क्या बोला इसने कि रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। देखो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं। ये पहले तो 9th क्लास के अंदर इनकी पूरा एक चैप्टर होता था, लेकिन अभी आपके सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस दे के और ख़त्म कर देते हैं ये। लेकिन हमारे वक्त में जो है इसका पूरा चैप्टर होता था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं अपन। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है ना, उसका वो जो है 4 किलोमीटर चलती है, कितने 2 घंटे में, है ना। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब तो आप जो है ये बताओ कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या होगी, और जो उसके जो करंट की स्पीड है, यानी कि जो स्ट्रीम है, जो धारा बह रही है, पानी बह रहा है, उसकी स्पीड बताओ। दोनों की स्पीड बतानी है आपको। मतलब उस ऋतु की जो है ना, ऋतु स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी यानी जैसे तालाब है, तालाब में पानी रुका हुआ होता है, तो उसके अंदर उसकी स्पीड क्या हो सकती है। और जो करंट है, करंट यानी कि धारा, यानी कि नदी बहती रहती है ना, तो नदी के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी, और रुके हुए पानी के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब अपन इसको शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। इसको तो मैं मोड़ लेता हूँ। तो अपने फर्स्ट रूल तो यही है कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप उसी को मानोगे। तो इसने पूछा क्या है कि स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, है ना। तो ये दोनों डेटा जो है अपन मान लेते हैं, क्योंकि अभी अपने को ये डेटा पता नहीं है, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में जो ऋतु की चाल है वो मान लेते हैं अपन x, और किलोमीटर पर आर में मानते हैं, किलोमीटर पर आर में मान लिया। ठीक है, और जो स्ट्रीम है या जो करंट है ना, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट अपन मान लेते हैं y, किलोमीटर पर आर। तो ये दो डेटा अपन ने मान लिया, जो अपने को नहीं पता था अपन ने उसी को मान लिया। ठीक है, इसके बाद में अब देखो आपको जो है इसमें स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखो मैं जो लिख रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, किस में अपने को माइनस करना और किस में आपको प्लस करना। आप खुद मन में एक बार विचार करिएगा, सोचिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट की डायरेक्शन में स्पीड, है ना। करंट की जो डायरेक्शन है उसके अंदर स्पीड, तो उसके अंदर स्पीड क्या होगी इन दोनों की, आप खुद सोचो। करंट की डायरेक्शन के अंदर स्पीड मतलब करंट भी ऐसे, करंट यानी कि जो विद्युत क्या जो आपके पानी है वो भी इधर बह रहा है, और जो ऋतु है वो भी इधर तैर रही है, मतलब पानी भी इधर जा रहा है, ऋतु भी इधर जा रही है। तो यानी कि स्पीड्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, x + y किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो ये उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। दूसरी बात, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें क्या होगा, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट।
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऋतु जाना चाह रही है इधर लेकिन पानी चल रहा है इधर, तो यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बेचारे की स्पीड अब कम हो जाएगी। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। आई होप यहाँ तक आपको ये सब बातें समझ में आ चुकी होगी। रुका हुआ पानी के अंदर x है, चलते हुए पानी के अंदर y है। अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रीम है या फिर जो आपके ये जो करंट है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो तब स्पीड ऐड हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो गई, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी जो है अपन ये तो सीख चुके हैं, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या है कि अब जो ऋतु है ना, तो ऋतु जो है वो 2 घंटे के अंदर कितना चलेगी। मतलब देखो दोनों टाइम में कितने, 2 घंटे की बात हो रही है। इसमें भी बोल रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, और इसमें 2 घंटे में जो है 4 किलोमीटर चल रही है। मतलब दोनों के अंदर जो है 2 घंटे की ही बात हो रही है ना। तो अपन इसको क्यों ना ऐसा लिख लें कि ऋतु जो है 2 घंटे के अंदर कितना चलेगी, है ना। तो ये करने के लिए आपको फिर से एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं इधर ही बता देता तो सही रहता वो, पर कोई बात नहीं, अभी भी आप इसको समझ सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको ये आता भी होगा, स्पीड टाइम का इनका जो है, इनके क्वेश्चंस पहले कर रखे होंगे आप लोगों ने। तो देखिए कुछ फार्मूलाज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला होता है, जो हिंदी मीडियम वाले है वो तो देख लीजिए, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। इंग्लिश मीडियम वाले चाल को अपन बोलते हैं क्या, स्पीड इज़ इक्वल टू, दूरी को बोलते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप इधर उधर करा के और कैसे भी अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है अपने तो टाइम की बात हो रही है ना, तो टाइम तो यहाँ से t इज़ इक्वल टू सॉरी, हाँ अब आपके जो है इसके अंदर d, हाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस तो d यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि s इंटू टी। डिस्टेंस यानी कि अब आप बात अपन किसकी बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला अभी अपन, ये वाला जो फॉर्मूला अपन काम में लेने वाले हैं ना। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन थी सेम डायरेक्शन प्लस हो गई, अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो गई, है ना। अब इसके बाद में जो है अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जो स्पीड है उसको अपन जो डिस्टेंस है उसको, वो डेटा अभी अपन यूज़ ले लेते हैं। तो इसमें देखो कि केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या चीज़ है, केस फर्स्ट के उसने बोल रखा है कि जो 2 घंटे में है ना वो कितना चली, 20 किलोमीटर चली, है ना। तो यानी कि बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर जो है स्पीड की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की गई है। तो वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू 2, यानी कि देखो ये तो क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है। तो स्पीड इंटू टाइम, देखो स्पीड इंटू टाइम है ना, सॉरी स्पीड इंटू टाइम आएगा ना, यहाँ पे t आएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 2 आवर्स तो क्या हो गया, टाइम, और ये क्या हो गया, स्पीड और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो पहले केस के अंदर क्या है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो होगी स्पीड, ये हो गई उनकी जो है उनका हो गया टाइम। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस आनी चाहिए ना। और वो डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखी है, जो कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर दे रखी है। तो ये 20 किलोमीटर। अब यहाँ से जो 2 है उसको आप इधर भेज दोगे तो 2 इधर कैंसिल, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 बन जाएगा। ये यहाँ से आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। केस सेकंड के अंदर क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर, है ना। ये तो कब था, ये था जब वो सिमिलर डायरेक्शन में थे। अब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं।
तो दूसरे केस में क्या है कि वही 2 तो आएगा ही, लेकिन इस बार स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, इज़ इक्वल टू। और इस बार जो है कितना क्या लग रहा है उसको, हाँ अप स्ट्रीम में उसकी जो है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है ना, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये तो 2 आवर्स था, वो तो अपन ने यूज़ ले लिया, और कितने किलोमीटर चल रही है वो, 4 किलोमीटर चल रही है। अगेन इस 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बस इतना सा काम था। अब इसके आगे का सारा काम आप पूरा भली बात जानते हैं, तो इसको जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के और अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, आप चाहो तो अलग मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा क्या इजीली लग जाएगा, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, और x इज़ इक्वल टू आ जाएगा कितना 6, यानी x इक्वल टू आ गया 6। तो ये जो 6 आया है वो आपके एक डेटा तो आ चुका है। अब आप क्या करो, इस x की वैल्यू का आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो। तो मैं जो है 2 में रख रहा हूँ क्योंकि 2 ही दिख रही है मेरे को अभी यहाँ से। तो पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो सेकंड इक्वेशन में आप जैसे ही रखोगे, मतलब x की जगह पे आपको क्या रखना है 6 रखना है। तो यहाँ पे जो है x की जगह पे रख दीजिए 6 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6 इधर आएगा किसका, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 और प्लस का 2। तो ये कितना बचेगा आपके, बच जाएगा कितना, माइनस का 4 बचेगा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। तो ये आपके x और y की दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब जो है अपन ने जो माना था उसको अपन लिख लेते हैं। तो अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था कि जो ऋतु की स्पीड है वो तो अपन x मानी थी, और स्पीड ऑफ करंट वो अपन ने y मानी थी। तो x की वैल्यू जो आई है वो तो होगी ऋतु की स्पीड। तो ऋतु की स्पीड कितनी है भाई, ऋतु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की स्पीड है वो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए 6 और 4 डेटा आ चुका अपने पास में। तो अब जो है आप यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ ऋतु और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो उसको आप, हाँ देखिए स्पीड ऑफ ऋतु इज़ इक्वल टू x, और x अपने पास में कितना आया था, x आया था अपने पास में 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, जिसको अपन ने क्या माना था, y माना था, और ये कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब जो है अपन चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, मतलब 2 औरत है और 5 आदमी है, कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब कोई, अब ये एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह ये वो होता है कुछ, वो ये औरतों की काम है, कुल मिला के बात है एम्ब्रॉयडरी वर्क, मेरे को तो नाम भी नहीं आ रहा, इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। मतलब क्या है कि 2 औरत और 5 आदमी ये दोनों मिल के किसी काम को फिनिश कर देते कितने, 4 दिन में। मतलब 2 औरत और 5 आदमी मिल के किसी काम को 4 दिन में जो है ख़त्म कर लेते हैं, जबकि 3 औरतें अगर आप ले लो और 6 आदमी ले लो तो वो काम 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब अगर 2 तो आप औरतें ले लो और 5 आदमी ले लो तो वो किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, लेकिन जो 3 औरत और 6 आदमी अगर ये मिल जाएंगे तो वो काम को 3 दिन में ही कर लेंगे, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर क्या बोला हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन एंड टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो आप ये बताइए कि एक अकेली औरत उस काम को कितने दिन में कर सकती है और एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है।
तो इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो अभी अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पहले डेटा मानना पड़ेगा, और जो मानना होता, जो अपने को लेट करना होता है वो क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा होता है अपन उसी को ही मान लेते हैं ना। तो ये आपके सेकंड नंबर है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले डेटा मान लेना है। तो लेट जो एक औरत है वो जो है एक्स दिन में पूरे काम, पूरे के पूरे वर्क को जो है फिनिश कर सकती है। तो लेट अ वुमन, या फिर अ वुमन या वन, मतलब कि इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब वन है। वन वुमन कैन फिनिश वर्क इज इक्वल टू एक्स डेज। ये अपन ने मान लिया है कि एक औरत जो है काम को एक्स दिनों में पूरा कर सकती है, और दूसरा जो है वन मैन है ना, मतलब एक आदमी, वन मैन कैन फिनिश, अरे भाई, वन मैन कैन फिनिश वर्क इज इक्वल टू वाई डेज। मतलब जो औरतें हैं मान लेते हैं कि वो एक्स दिनों में काम पूरा करती है, और जो आदमी है वो वाई दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो ये तो अपन ने ऊपर ऊपर की बात कर ली है। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो अब आपको एक वर्क कैपेसिटी निकालनी है ना। तो पहले आपको वर्क कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर अपन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्क कैपेसिटी निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कि सबकी वर्क कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे ये वुमन है, तो वुमन जो है एक काम को एक्स दिन में पूरा करती है। तो बताओ वो एक दिन में कितना काम पूरा करेगी। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक औरत है वो किसी काम को एक्स दिन में पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो बताओ कि उसकी कार्य क्षमता या फिर उसकी वर्क कैपेसिटी कितनी होगी। तो आप सीधा सा आप क्या कहोगे, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, कि भाई जो डेज़ है उससे क्या कर दो, उस काम को आप डिवाइड कर दो। भाई काम तो एक ही है ना, मतलब एक वुमन एक काम को एक्स दिन में पूरा करती है, तो उसकी कार्य क्षमता या फिर उसकी वर्क कैपेसिटी बताओ। तो आप क्या करोगे, वन अपॉन एक्स ही कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे दिनों से, है ना। तो इसी तरह से करना आपको। या फिर देखो मैं आपको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि एक औरत है, वो जो है 5 दिन के अंदर 5 काम करती है। ध्यान से सुनिएगा, 5 दिन में 5 काम करती है। तो बताओ उसकी वर्क कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो एक काम कितने दिन में करेगी। तो आप क्या करोगे, 5 को 5 से सीधा सा डिवाइड कर दोगे, है ना। तो वही केस इधर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि वर्क तो एक ही है लेकिन उसको एक्स दिनों में कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स कर देंगे, ठीक है। और सेम एज इट इज़ इसकी भी जो मैन है, आदमी है, आदमियों की भी वर्क कैपेसिटी अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी ऑफ वुमन, है ना। और क्या है, और वो भी कहेगी एक दिन की, है ना। तो वर्क कैपेसिटी ऑफ वन डे ऑफ वुमन, जो औरत है उसकी वर्क कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी हो जाएगी वन अपॉन एक्स। मतलब एक दिन में वो 1/x भाग काम कर सकती है, तो वन अपॉन एक्स पार्ट ये काम वो कर सकती है, इतना काम वो कर सकती है ना, 1/x काम। और दूसरा वर्क कैपेसिटी ऑफ वन डे ऑफ मैन, जो आदमी है वो आदमी कितना कर सकता है, 1/y काम कर सकता है। यहाँ पे आप काम भी लिख सकते हो, है ना, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे आप काम भी लिख सकते हो। मतलब पूरा काम तो कितना है, पूरा काम जो है एक है ना। और ये उसका 1/x भाग तो वो क्या एक दिन में कर लेता है, ये उसका मतलब है। मतलब क्या है कि टोटल काम तो क्या है, टोटल काम आपका एक काम है, काम तो एक ही है ना, एक काम है। अब कह रहा है कि वो एक दिन के अंदर एक्स का मतलब टोटल दिन वो कितना एक्स
दिन ले रही है तो एक दिन के अंदर काम कितने करेगी, एक्स 1/x करेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है ये बातें सब की सब ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क इन 4 days, है ना। तो पहले इतने से कोई सॉल्व करते हैं। तो पहले इतने से को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि जो 2 महिलाएं हैं या फिर 2 औरतें हैं वो उनका पहले अपन काम निकाल लेते हैं कि वो 4 दिन में कितना काम कर सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 4 days, है ना। मतलब 4 दिन ही तो ले रहे हैं। देखो ये पहले वाले में, पहले केस में क्या ले रहे हैं, 4 दिन ले रही है और औरतें कितनी है, 2 औरतें हैं, है ना। तो 2 औरतें कितना क्या काम करेगी वो भी अपन निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो जो 2 औरतें हैं वो मिलके कितना काम करेगी, देखो अब भाई एक औरत है तो वो जो है एक औरत जो है ना, एक औरत काम कर रही है अपने पास में 1/x पार्ट कर रही है, कितने दिन में, एक दिन में कर रही है ना। तो अभी अपने को कितने दिन का निकालना है, 4 दिन का निकालना है। ठीक है, और औरतें कितनी है, 2 है। ठीक है, औरतें 2 है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो 4 दिन है इस तरह से अपॉन x, ठीक है, प्लस ये तो एक औरत के लिए हो गया और दूसरी औरत के लिए वो भी ऐसे ही काम करेगी, यानी कि 4/x। अब आप इसको क्या कर लीजिए, ये तो क्या हो गया, वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 4 days, है ना। मतलब 4 दिन में जो है वो कितना काम करेगी, एक दिन में कितना करती है 1/x, तो 4 दिन में कितना करेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई समझ रहे हो ना, ये तो एक दिन का काम है। ठीक है, मतलब एक औरत का एक दिन का काम कितना है, 1/x है, 1/x है, तो 4 दिन का कितना होगा, तो 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया एक औरत का, ये आ गया दूसरी औरत का। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा x, तो इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8/x। अब अपन जो है 2 तो औरतें थी और 5 क्या है इस केस में, सेकंड केस में 5 आदमी है ना। तो 5 आदमी है तो 5 आदमियों का भी कर लेते हैं अपन हिसाब किताब। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वर्क डन बाय 5 मैन इन 4 days। इन ये भी 4 दिन ही ले रहे हैं ना, तो 4 दिन के अंदर कितना काम करेंगे देखते हैं। तो देखो अब कितने हैं, 5 आदमी हैं, तो ऊपर तो क्या थी, 2 औरतें थी, अब यहाँ पे कितने आ गए, 5 आदमी आ गए। यानी कि अब एक आदमी कितना काम करता है 4 दिन के अंदर, देखो एक आदमी एक दिन के अंदर तो करता है 1/y, तो 4 दिन में कितना करेगा 4/y। तो ये देखो ये 4/y प्लस 4/y प्लस 4/y प्लस 4/y प्लस 4/y। तो ये देखिए पांचों आदमी जो थे उनके 1 2 3 4 5, हाँ पांचों आदमियों के जो है काम अपन ने लिख लिए कि भाई इतना काम हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन के अंदर 5 आदमी जो है वो इतना काम करेंगे। तो अब देखो इसका अपन क्या करते हैं, इसका अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 और 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो यहाँ से वर्क डन बाय 5 मैन इन 4 days, तो ये आ गया और ये 4 days में 2 औरतें कितना काम करती वो आ गया। तो ये भी काम है और ये भी काम है। कहने का मतलब है ये जो आया है ना डेटा, तो 4 दिन के अंदर औरतों ने कितना काम किया 8/x, और 4 दिन के अंदर आदमियों ने कितना काम किया वो कितना है 20/y, यानी 20/y। ये डेटा आया अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे, इसी डेटा से इक्वेशन बना लेंगे। तो इसी डेटा से अभी अपन जो है इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। देखो आप अगर ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को 1-2 बार खुद के हाथ से कर लोगे ना तब आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, बस यही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय मैन एंड वुमन इन 4 days, है ना, कि 4 दिन में टोटल कितना काम किया होगा ना। यहाँ पे लिख लो टोटल वर्क डन,
ये टोटल TOTAL टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, ये इतना काम औरतों ने कर दिया और इतना काम जो है आदमियों ने कर दिया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास में 8/x प्लस 20/y। तो ये टोटल वर्क डन हो गया ये। तो ये पूरा पूरा काम हो जाएगा उनका, है ना। अब ये जो है ये भी क्या है, ये पार्ट है, ये तो ये भी क्या है, पार्ट है, ये काम का पार्ट है, ये भी क्या है, पार्ट है, यानी काम है ये भी काम है। मतलब इतना पार्ट तो औरतों ने कर दिया और इतना पार्ट किसने कर दिया, आदमियों ने कर दिया। यानी कि अब काम है, काम तो एक ही है ना, तो काम तो एक ही है, तो अब आप क्या करोगे, इसको आपको 1 के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो वही है, कोई अलग काम तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 8/x प्लस 20/y इज़ इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि काम तो एक ही है ना, इसलिए ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो अब अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के ऊपर। तो इक्वेशन सेकंड बनानी है अपने को। तो इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए देखो आपको क्या क्या डेटा जो और दे रखा क्वेश्चन के अंदर वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो दूसरा वाला जो डेटा है वो आपके पास में कुछ इस तरह से कि वाइल 3 वुमन, मतलब अब कितनी 3 औरतें हैं और 6 क्या है, आदमी है, तो वो काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, है ना। 3 औरत और 6 आदमी है, 3 औरत और 6 आदमी, ठीक है। तो 3 औरत और 6 आदमी मिलकर अब जो काम करेंगे वो उनका भी हिसाब किताब अभी अपन देख लेते हैं। तो हाँ, तो देखिए ये केस सेकंड है, वो केस फर्स्ट था, ठीक है। ये आपके केस जो है सेकंड जो है आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट और आगे वाला जो है केस सेकंड, ये रहा। अब केस सेकंड के अंदर अब जो है आप अपने पास में अब कितनी 3 औरतें हैं ना, तो 3 औरतें हैं और 3 ही दिन है, तो वर्क डन बाय 3 वुमन इन 3 डेज़, 3 वुमन इन 3 डेज़, मतलब 3 दिन में 3 औरतों के द्वारा किया गया कार्य। तो देखो अब इसके अंदर जो है एक दिन में कितना कर रही थी, एक दिन में कर रही थी 1/x, है ना, 1/x कर रही थी, मतलब एक औरत एक दिन में कितना करती है, 1/x काम कर रही है ना। तो अभी अपने पास में दिन कितने हैं, तो 3 दिन में कितना करेगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x प्लस यहाँ पर भी आएगा कितना 3x और ये 3x, तो तीनों औरतों का आ गया काम, है ना। 3 वुमेन है और 3 दिन वो क्या कर रही है, काम कर रही है, तो तीनों की तीनों औरतों का अपने पास में जो है डेटा आ चुका है। अभी अपन इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो एलसीएम था आया x और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9/x हो गया। तो 3 औरतों के द्वारा 3 दिन में इतना काम किया गया, ये पार्ट है, ये भी काम का पार्ट है ना। फिर जो है सेकंड केस में क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन बाय कितने 5 आदमी थे ना, 6 आदमी थे, सॉरी, वर्क डन बाय 6 मैन इन 3 डेज़, 6 आदमी और 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो यही चीज़ आपको 6 बार लिखनी है। आप देखो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर जो है ऊपर 6 और सॉरी, और जो ऊपर है ना, ऊपर आपके पास में कितना चलेगा, ऊपर आपके पास में जो ये आपके हाँ तो आप जो है 6 ये इस तरह से चलेगा, 6 मैन है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6/y प्लस 6/y प्लस 6/y, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसमें तो क्या थी 3 वुमन थी और 3 ही क्या था काम था। तो अब जो यहाँ पे 6 आदमी है, तो ये चीज़ अच्छा यहाँ पे 3/y आएगा ना, 3/y प्लस 3/y प्लस 3/y, तो ये 3 और 3 6 हो गए, 6 आदमी। मतलब एक आदमी जो है एक दिन में कितना करता है 1/y करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा 3/y करेगा। तो ऐसे कैसे 6 के 6 लोगों का अपन ने काम ऐड कर लिया। तो ये 6 के इन सब का एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा क्या y, तो इन सब का एलसीएम y आ गया। तो ऊपर क्या अब 3 + 3 ये सब ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा, है ना। तो 18/y, तो ये वर्क डन हुआ आदमियों के द्वारा। जो मैन है उन्होंने वो काम का
18/y पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और जो वुमेन है वो 9/x पार्ट जो है कंप्लीट कर रही है ना। अब अपन क्या करते हैं, इससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर आपके क्या आएगा, जो जैसे ऊपर किया था वैसे वैसे इधर करना है। तो यहाँ पे आएगा 9/x प्लस 18/y और काम तो एक ही है, यानी कि ये आ गया 1। तो ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब आपके लिए इसके अंदर कोई भी बड़ा काम नहीं है। अब मैं इसको आपको जो है जो नॉर्मल इक्वेशन जो थी उसके अंदर मैं आपको इसको रिड्यूस करके दे देता हूँ, फिर आप आगे का काम आप खुद से करिएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है वैसे लंबा तो नहीं है, लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है, बाकी ऐसे करने बैठो तो ये फटाफट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है अपन मान लेते हैं लेट 1/x इज़ इक्वल टू p, 1/y इज़ इक्वल टू q, है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर आप लोगे ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो है आप क्या लिख सकते हो, 8/x यानी कि 1/x की जगह पे क्या रख दो, आप p रख दो। ये मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा जो है प्रीवियस लेक्चर का वीडियो जो है वो जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो है मैंने ये आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इस तरह के। तो 8/x तो यानी कि 8 और 1/x के जगह पे क्या रख सकते हैं, p, तो 8p प्लस 20q, है ना। 20q कैसे, क्योंकि ये जो 20 है और अपॉन में y है, तो 1/y को अपन ने क्या माना, 1/y को q मान लिया, इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके इक्वेशन नंबर 1 2 दे दी, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ये आ गई। अब जो है एक और इक्वेशन बनी थी अपने पास में, वो इक्वेशन क्या थी, वो ये थी कि 9x, ये थी 9/x प्लस 18/y इज़ इक्वल टू 1। तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके 9p प्लस 18q इज़ इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब जो है बस आप p और q की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आपके पास में आंसर आ जाएंगे। ये मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, तो आप प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहीं पे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अगर आपसे फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता देना, मैं इसको करवा दूँगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में क्या बोला, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली, मतलब वो क्या कर रही है कि उसका 300 किलोमीटर वो जो है अपने घर के लिए जा रही है, लेकिन वो मतलब टुकड़ों में जा रही है, होम पार्टली बाय बस, है ना। सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 60 किलोमीटर तो किससे जा रही है, ट्रेन से जा रही है ना। 60 किलोमीटर तो ट्रेन से बाय ट्रेन जा रही है, और रिमेनिंग बाय बस, और जो बाकी बचा हुआ है वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। यानी कि 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रही है तो बस से कितना जाएगी, तो 300 में से ये माइनस कर लेंगे तो बस का आ जाएगा, सिंपल है। तो ये डेटा तो अपन पता कर लेंगे। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अब पूछा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी बचा हुआ जो है बस से करे, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि 4 घंटे तो लगते तो है ही है, लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहे हैं, 10 मिनट उसको और ज़्यादा लगते हैं। आगे क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो स्पीड दोनों की आपको पता करनी है। एक तो स्पीड आपको पता करनी है किसकी, ट्रेन की, और दूसरी स्पीड आपको पता करनी है बस की, है ना। तो अभी अपने को ये डेटा पता नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, kmph, किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस की स्पीड को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y kmph, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये अब भी अपन ने दोनों की दोनों चीज़ें लिख ली, और जो टोटल डिस्टेंस है उसको भी लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है वो, 300 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो ये डेटा गिवन था जो अपन ने लिख लिया है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा वैसा अपन करते रहेंगे और अपना क्वेश्चन होता रहेगा।
तो इसमें देखो क्वेश्चन मेन जो है ना, आप क्या करो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी जो है अपन इसमें जो फर्स्ट केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर उसने 60 किलोमीटर तो जो है ट्रेन से चली थी, हाँ 60 किलोमीटर तो वो जो है ट्रेन से चली थी, और बाकी का जो बचा हुआ है वो जो है बस से चली थी। तो इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए देखो क्या करना है आपको। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ डेटा लिखता हूँ कि जो टाइम है उसको वो कितना लगा, है ना, क्योंकि अपने को तो सारी चीज़ें जो है टाइम में दी हुई है ना। 4 आवर लगते हैं, दूसरे वाले में 4 घंटे और 10 मिनट लगती है ना। तो इस तरह से अपने को तो टाइम में दे रखा है, तो अपन इन चीज़ों को किस में टाइम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास में गिवन डेटा है ही टाइम का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो है जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर जब वो चल रही है ना तो उसके अंदर कितना टाइम लगाया। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर जो ट्रेन है वो जाने के लिए कितना टाइम लेगी। तो देखो अभी अपन ने जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पीछे लिखा था, वो जो टाइम का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होता है क्या, टाइम का फॉर्मूला होता है। तो टाइम का फॉर्मूला तो ये हो ही गया। अब जो है अपन क्या करेंगे, यहीं पे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर, और जो इसकी स्पीड है, स्पीड अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने स्पीड को ऊपर माना था, एक्स माना था ट्रेन की स्पीड को, तो ये आ गया 60 अपॉन एक्स। अब आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसने कुछ आपको एक हिंट दे रखा है कि उसने जो है 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चली, मतलब टोटल तो कितना चली, 300 किलोमीटर चली थी। ये देखो 300 किलोमीटर चली, और 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल कर लिया। तो बाकी बचा हुआ बस से करेगी, तो बाकी पीछे कितना बचा, बाकी बचा पीछे 240, है ना, यानी 240। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, रिमेनिंग डिस्टेंस, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, है ना। रिमेनिंग डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्टेंस को। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 आ गया, 240 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस उससे किससे ट्रैवल करी, बस से करी। तो अब अपन लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल 240 किलोमीटर, है ना। तो इसने अब ये वाला कितना टाइम लगा कि 240 तो क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, अपॉन, और जो स्पीड बस की क्या मानी थी अपन ने, वाई मानी थी, तो यही वाई, मतलब सेम ऊपर वाले की तरह ही करना है। इसमें भी जो है ये तो क्या है कि ये तो आपके पास में डिस्टेंस है, और ये क्या क्या है आपके पास में स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे तो टाइम के इक्वल होगा। तो बस जो है इतने आवर्स ले रही है, ये आवर्स है ना, ये आवर्स है, टाइम है ये आवर्स में लेके चल रहे अपन, टाइम है ये वाला। तो दोनों का टाइम अपने पास में आ चुका है। तो अब देखिए फर्स्ट केस में उसने देखो कि वो जो है 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है ना, तब कितने घंटे लगते हैं उसको, 4 घंटे लगते हैं। तो देखो अपने पास में ये टाइम ही तो है, दूसरा है क्या, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो यहाँ पे जो है मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, तो टोटल टाइम, है ना, टोटल TOTAL, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम उसको जो लगेगा वो हो गया अपने पास में 60 + x + 240 अपॉन y, है ना। और ये जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा भाई, ऑब्वियसली दिखती सी बात है, ये टाइम जो है 4 के इक्वल है। टोटल टाइम तो यही लगा उसको। तो ये जो है एक इक्वेशन बन चुकी है आपके यहाँ पे, 60 अपॉन x + 240 अपॉन y इज़ इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपके जो है इक्वेशन नंबर सेकंड भी मैं बना दूंगा। तो इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए देखो क्या क्या दे रखा है।
अब फर्स्ट केस तो क्लोज हो चुका, अब केस सेकंड। तो केस सेकंड के अंदर क्या है, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब क्या करें कि 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती है तो देखो, अब अपन पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 100 किलोमीटर। ठीक है, अब 100 किलोमीटर में उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया इस बार, और स्पीड, ट्रेन की स्पीड जो है वो अपन x मानी थी, तो इतने आवर्स उसको लग जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड केस है उसके अंदर अभी देखो 100 किलोमीटर तो किससे चलेगी, ट्रेन से, तो बाकी कितना बचा, 300 किलोमीटर तो टोटल है ना, तो टोटल में से 100 आप माइनस कर दो तो 200 किलोमीटर किससे चली, बस से चली। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, रिमेनिंग, और भाई स्पेलिंग देख लेना है NING, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है आपके पास में वो कितनी आएगी, 300 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो ये जो है बस के द्वारा ट्रैवल की गई। तो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर उसको चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो तो 200 अपॉन वाई है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी क्या आ गया, आवर्स में आ जाएगा आपके पास में। तो टोटल टाइम कितना ले लेगा, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, टोटल टाइम पहले तो इन दोनों को ऐड करना है, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले वाले केस के अंदर किया था, सेम उसी की तरह। तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज़ इक्वल टू, अब बात यहीं पे आके फंस जाती है, क्योंकि इसमें यहीं पे एक ट्विस्ट है। देखो, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि उसको 4 घंटे तो लगते ही लगते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि उसको क्या लग रहा है, उसको ये टाइम लग रहा है कि 4 आवर्स, हाँ देखिए ये इस तरह से, चलिए इसको तो टोटल टाइम तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज़ इक्वल टू, है ना, इज़ इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 4 आवर्स और 10 मिनट्स। पूरा का पूरा आर्ट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपने पूरा डेटा इसका आर्ट्स में लेके चले, इसलिए इसको भी आर्ट्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पूरा, और ये 10 मिनट है, 10 मिनट को अगर आपको आर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 6 चौके 24 और 1 25, तो 25/6, तो ये 25/6 आ गया इधर। अभी ये जो इसके इक्वल है, यानी कितना आया, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज़ इक्वल टू 25/6। तो ये आपके एक और इक्वेशन आ चुकी है। तो इससे जो पहले वाली इक्वेशन थी उसके अंदर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो इक्वेशन थी ये वाली, है ना, इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं आप, इसमें से जो है ना, आप क्या करिए कि इसमें से 4 कॉमन लेके और फिर आप इसको भी कट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो 4 कॉमन लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी इक्वेशन को। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए करके और मैं जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ, हाँ केस सेकंड इसके नीचे आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4 जो है कॉमन लेने के बाद में। अब देखो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लोगे इसमें से, ऊपर वाले में से, तो 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x, 15 चौके 60 यानी कि 15/x प्लस, और यहाँ पे जो है यहाँ से आप जो है 4 कॉमन लोगे तो 6 चौके 24 यानी कि 60/y
इज़ इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है आपके पास में ये कुछ इस तरह से बन के आएगी। ये आएगी 15/x प्लस 60/y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ताकि इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। अब जो है अपन जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर देखो कुछ इस तरह से आपके पास में डेटा, देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो ये 25 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 चौके 100 यानी कि 4/x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से अगर आप कॉमन लोगे 25 अठे 200 यानी कि 8/y इज़ इक्वल टू 25/6। तो देखो इस 25 से 25 कैंसिल आउट हो चुका है। अब जो है इस 6 को आप क्या करो ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये थोड़ा और इजी हो जाए। तो इसको 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। तो 6 चौके 24 यानी कि 24/x प्लस और 8 6 48 यानी 48/y और यहाँ पे क्या बचा हुआ, यहाँ पे 1 ही बचा हुआ, ये 1। तो ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की दोनों इक्वेशन आपके पास में अवेलेबल है। अब जो है अपन क्या करते हैं इसके अंदर, वो जो अपने पास में था ना मानना पड़ेगा 1/x और 1/y को, तो वो अपन कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा लेट 1/x इज़ इक्वल टू p और 1/y इज़ इक्वल टू q, ये मान लेते हैं अपन, है ना। तो 1/x की जगह पे क्या रखना है आपको, p रख देना है। तो पहले वाली इक्वेशन अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो 15/x है ना, 15/x है ना। तो 15 और अपॉन में क्या है 1/x है, तो 1/x को अपन क्या मान रहे हैं p, तो ये रहा p प्लस और यहाँ पे कितना आएगा 60 × q, है ना, क्योंकि 1/y को अपन क्या मान रहे हैं q मान रहे हैं, इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 जो कि क्या आएगी अपने पास में, वो ये आई थी, ये वाली। तो 24 और 1/x को अपन फिर से p लिखेंगे, तो 24p प्लस 48q इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब जो है बाकी काम आप आगे कर सकते हो इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर आप। तो ये जो है आपके, अब आप इसको जिस मेथड से चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं, p और q की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे रख देना, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना और उसका आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये आपके एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 3.6 और इसके साथ साथ ही ये चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाता है।